आप समझिए कि हम लोग जिस गांव से आते हैं जी, सोशल मीडिया कितने साल दूर, हाँ, वहाँ का बच्चा, उस गांव का बच्चा अगर सोशल मीडिया जो आज दिल्ली का बंदा कर रहा है हाँ, वो यहाँ कोशिश कर रहा है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकता है। हाँ, तब किसको अप्रिशिएट करने का जरूरत है। सिर्फ दिल्ली का बंदा ही क्यों कंटेंट क्रिएटर बनेगा, हाँ, मेरे यहाँ का बच्चा क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बन सकता है। बस सही लगन से मेहनत का जरूरत है और हाँ, समर्पण का जरूरत है। समर्पण का जरूरत जी मनीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मनीष जी के पॉडकास्ट चैनल पे आके। हाँ, इनके चैनल को लाइव एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके मोहल्ले, आपके गांव के बच्चे हैं। हम आप मिलकर अगर इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये कॉन्फिडेंस यहीं से लूज होता है। हाँ, क्योंकि अपने गांव में, अपने जगह, अपने शहर में लोग नाम नहीं बनाएगा तो बाहर क्या नाम बनाएगा। इसलिए नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है वो शख्स जो हजारों लोगों की सफर को उनके मंजिल तक पहुंचाने में जिम्मेदारी उठाते हैं। भारतीय रेलवे में चालक के रूप में सेवा दे रहे हैं हमारे चंदन अंकल जी। आज हम इनसे जानेंगे रेलवे की जिंदगी, संघर्ष और वो अनुभव जो आम लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाती। चंदन अंकल जी, आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आप एक छोटा सा परिचय दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मैं भारतीय रेल के धनबाद डिवीजन के बरवाडी लॉबी में कार्यरत हूँ और मैं सन 2016 से भारतीय रेल में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ और भारतीय रेल में अपनी सेवा दे रहा हूँ। मनीष जी, ओके अंकल जी, सबसे पहले हमें बताएं कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और स्कूल का माहौल कैसा था? मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा पढ़ाई यहीं अपने गांव तिलैया में ही हुआ है। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा मेरा एनईआई में हुआ, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ, जो अब बाद में बदल कर एईआई हो गया किसी कारणवश में। हाँ, और साथ ही साथ सरकारी विद्यालय मेरे गांव में ही स्थित था और हाँ, मेरा पढ़ाई वहां से भी हुआ। हाँ, मैं सन 2010 में अपना मैट्रिक दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उसी वर्ष मेरा डिप्लोमा में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो फिर मेरा डिप्लोमा 13 में कंप्लीट हुआ। अच्छा, और फिर ये भारतीय रेलवे की लोको पायलट की वैकेंसी 14 में आया ही था। 14 में आई थी जी, वैकेंसी। उस वक्त बस मेरा उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हुआ ही था अच्छा, और 2-3 महीने हुए थे तभी उसके ये बाद? वैकेंसी आया। हाँ, और फिर 14 में एग्जाम हुए, 15 में सिलेक्शन हुआ और फिर मेरा 16 में फाइनली ज्वाइनिंग हो गया। और अच्छा। मैं भारतीय रेल में तब से अपनी सेवा दे रहा हूँ। चलिए अंकल जी, आप हमें बताएं कि रेलवे के तैयारी के लिए किन किन विषयों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है? मनीष जी, मैं भारतीय रेल में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, इसलिए मतलब सही समय पे मेरा सर्विस लग गया। हाँ, तो इसमें तैयारी के लिए विशेष नहीं, मैं इस तैयारी का किसी भी तैयारी को, ग्रुप सी लेवल की तैयारी की बातें करूँ, किसी भी लेवल की तैयारी की बातें करूँ, तो क्लास 6 to 10 ये जो क्लासेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चा इस पीरियड को, जो टीन एज में गुजरता है, वो उम्र अगर संभाल लिया और वो क्लासेस अगर पढ़ ली तो सक्सेस का जो टाइमिंग है ना, उस बंदे में बहुत जल्दी होने का संभावना रहेगा। तो रेलवे में तैयारी के लिए मैं आपको बताऊं कि बेसिक किसी भी क्वालिफिकेशंस के लिए तो मैट्रिक सबसे जरूरत का चीज है। जी, जी, और उसके बाद आप आईटीआई किए हुए रहे 2 वर्ष का, अथवा 1 वर्ष का डीजल मैकेनिक का कोर्स है, हाँ, अथवा आप डिप्लोमा किए हैं, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशंस आईटीआई है। हाँ, उसके बाद आप डिप्लोमा, बीटेक या कुछ और किए हुए हैं, कोई टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, उसके सहारे आप भारतीय रेल में लोको पायलट के पद पे आ सकते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, पर थोड़ा मेहनत का जरूरत है तो होने की संभावना भी ज्यादा है। आप अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट किए थे, घर से या फिर कोचिंग से? मनीष जी, मैं अपनी तैयारी का बात बताऊं तो मेरा पूरा बचपन का दौर अपने गांव में ही गुजरा है। हाँ, और जितने भी मोटिवेशंस हैं उस वक्त पे डिजिटल हुआ नहीं करता था, न फोन हुआ करते थे, न किसी प्रकार का सोशल मीडिया हुआ करता हाँ, था। हाँ, इसलिए हम लोगों को चाहे इंटरटेनमेंट के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, जो भी मोटिवेशन हो, सीखो, वो अपने सीनियर से ही मिला करते थे। हाँ, तो मेरा पूरा बचपन अपने गांव में गुजरा और बचपन में मैं तकरीबन 3रे या 4थे क्लास में हुआ करता था। तो मैं जिस विद्यालय में दिन में पढ़ता था, हाँ, उसी विद्यालय में सारे मेरे सीनियर्स ग्रुपिंग में पढ़ा करते थे, तो मैं वहाँ रात में पढ़ता था। अच्छा, तो फिर बस उनके बैक रिपोर्ट्स पे बस मैं उनको देखने के सहारे, हाँ, उनके बैक रिपोर्ट्स पे मैं निकलता गया और बस सब ऊपर वाले की कृपा है, सब कुछ आसानी से मिलता गया, अच्छा, होता अच्छा। गया। चंदन अंकल जी, आज के बच्चे बहुत जल्द हार मान लेते हैं, आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? आज के बच्चे, वो बच्चे जो अंडर 10th में हैं, हाँ, मैं तो उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करूँगा, मैं उनके माता पिता से ज़्यादा उम्मीद करूँगा। पर वो बच्चे जो अब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जॉब के, हाँ, उनको मैं 2 सलाह दूंगा, एक पैसेंस का हाँ, और एक टेक्निक का। धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से रेशियो बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन के, जिस हिसाब से जॉब्स की संख्या घट रहा है, हाँ, एक बार नहीं होता तो वो हार मान ले रहा है। लेकिन जरूरत है उसको टेक्निक बदलने की। आज के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे, मैं आपको बताऊं, जब मैं तैयारी किया करता था तो मेरे सीनियर्स आते थे तो मैं उनसे पूछने में हिचकता नहीं था। हाँ, अब आज के बच्चे अपनी कमी को दिखाना ही नहीं चाहते हैं, हाँ, कि वो किस फील्ड में कम है, वो अपने सीनियर से क्या सीख सकते हैं। उन्हें अपने टेक्निक से बदलने की जरूरत है। जब मैं तैयारी करता था वो अलग पैटर्न था, वो अलग दौर था, जहाँ मुगल राजा
इतिहास, इन चीज़ों की बात होती थी। लेकिन आज एग्जाम के पैटर्न बदल गए हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी नई नई चीज़ें आए हैं और आज के बच्चे इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। वही मैथ्स अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उसके अलावा भी बहुत ऐसे फील्ड हैं जो पहले वीक हुआ करते थे और आज के बच्चे उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं। सक्सेस रेट में ये भी एक कमी का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आज के बच्चों को दो मैं करूंगा, एक तो कि अपने पैटर्न को बदलें, थॉट्स को बदलें, और दूसरा पैसेंस रखें, तभी सक्सेस होने की संभावना मुझे लगता है। जी अंकल जी, आपकी सफलता में माता पिता का कितना योगदान रहा या फिर किनका योगदान रहा, आप इनके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि मेरी सफलता में मेरे फैमिलीज का तो बहुत योगदान रहा, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से आता था, लगभग उस दौर में समृद्ध फैमिली थी। मुझे फाइनेंशियली बड़ी मशक्कत का कोई दिक्कत नहीं हुआ, फाइनेंशियली या पैसों वैसों का कोई मशक्कत नहीं हुआ जी। और माता पिता मतलब शौक से स्कूल भेजते थे, बहुत शौक से भेजते थे, तैयार करके भेजते थे। लेकिन पर इससे भी ज्यादा मैं सफलता का अगर श्रेय दूंगा तो मैं एक अपने दोस्तों को दूंगा, अच्छा, और एक अपने टीचर्स को दूंगा। वे टीचर्स जैसे अशोक सर, नरेश सर, अरविंद सर जी, ये वो टीचर्स थे जो प्राइम थे हम लोगों के लिए। उस वक्त और भी टीचर्स थे गाँव में और वो सब रिस्पेक्टेड थे, पर ये पढ़ाने के उद्देश्य से बहुत रिस्पेक्टेड थे। ये इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हम लोग के चहेते हुआ करते थे। तो इन लोगों का बहुत योगदान रहा। उस वक्त पे जब मैं पढ़ रहा करता था तो ये लोग प्रिपरेशन कर रहे होते थे जॉब के, अच्छा, चाहे रेलवेज के हो, एयरफोर्स के हो, या उस समय पे जो भी डिमांडेड जॉब्स थे, जिनका नॉलेज था हमारे समाज में, वैसे लोग तैयारी करते थे। तो इनका नहीं होता था तो फिर हम लोग को ताज्जुब होता था कि भाई मेरे टीचर्स का नहीं हो रहा है जो स्वयं इतना तेज है। तो ये मोटिवेट करता था कि किसी वक्त जब हमको मौका मिलेगा वो एग्जाम फेस करने का जो मेरे टीचर्स कर रहा है, तो फिर मैं उसे कोशिश करूंगा कि एक बार मैं क्रैक करूं। अच्छा। और ईश्वर की मेहरबानी है कि कोशिश की और वो हुआ, वो क्रैक भी हुआ। जी जी। तो टीचर्स का बहुत योगदान रहा, दोस्तों को बहुत योगदान रहा। जब मैं 6th-7th में पढ़ता था उस वक्त पे बहुत खेलते वेलते, तो बचपन से खेलने के शौकीन था, आप तो जानते हैं मनीष जी, और आज तक मैं खेलता ही हूं। तो उस वक्त पे खेलते थे, पर और भी मेरे दोस्त थे जो खेलने के साथ साथ पढ़ने में बहुत तेज थे। तो वो बहुत मोटिवेट किया कि भाई ये कैसे है, तो मुझे भी वो होना है। उसमें मेरे कुछ एक दोस्त हैं, जैसे कन्हैया हो गया। और मेरा बैच बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष जी। जिस बैच से मैं आता हूँ 2010 में, उस वक्त पे लगभग मेरे गांव के आप मान लीजिए मेरे बैच के 90% बंदे गवर्नमेंट जॉब में हैं। वो वीक स्टूडेंट से लेकर टैलेंटेड स्टूडेंट और सब अच्छे पोस्ट पे हैं। माता पिता का योगदान किस तरीके से रहा? माता पिता का योगदान बताऊं तो मेरी मम्मी पहला याद मुझे बताती है कि एक बार मैं 3-4 उम्र, जो भी उम्र का हुआ होगा मुझे तो होश नहीं है, पर वो कहानी आती है, मेरी मम्मी बताया करती है अक्सर है कि मेरे दादाजी एक दफा अपनी दाढ़ी बना रहे थे, तो उस दौर में वो स्लेट वाला आया करता था जिसपे तेज किया करते थे धार को। तो वो बगल में रख के और मैं दादाजी के बनाते बनाते चुपके से पीछे से लेकर और अपना स्कूल चला गया। अच्छा। सड़क पे। और यहाँ मेरी माता बहुत ढूंढ रही है। फिर बहुत देर स्कूल में पढ़ने के बाद अपने पिताजी के पास गया। फिर मेरे पिताजी अपने साइकिल पर बिठा के मुझे घरे ला रहे हैं। अच्छा। तो मेरी माँ खुशी के मारे रो रही है। अच्छा। मतलब वो आंसू बताती है कि बता हम यहाँ ढूंढते फिर रहे और मेरा बेटा स्कूल चला गया। बहुत अच्छा अनुभव रहा है माता पिता के साथ। अंकल जी, आपसे एक सवाल और है कि आज के माता पिता बच्चों को कैसे सपोर्ट करें? बहुत अच्छा सवाल है मनीष जी। मैं वे बच्चे जो 10वां क्लास से नीचे हैं, उनके गार्जियन से ज्यादा उम्मीद करूंगा। विशेष करके जिस हिसाब से, जिस तहजीब से सोशल मीडिया आज के बच्चों में फैल रहा है, व्हाट्सएप का क्रेज हो, इंस्टाग्राम का क्रेज हो, चाहे फेसबुक का क्रेज हो, चाहे गेमिंग का क्रेज हो, जिस लिहाज से बढ़ रहा है वो पढ़ाई के स्टैंडर्ड को बहुत कम कर रहा है। पर वही बच्चे जो इस दौर से कट के बच जा रहे हैं, वो बच्चे आगे चलकर बेहतर कर पा रहे हैं। अच्छा। तो माता पिता का सबसे बड़ा योगदान आज के बच्चों के सफलता में यही रहेगा कि उनके बच्चे पढ़े कम भले ही, पर फोन पे या सोशल मीडिया से जितना दूर रह सके, रियल लाइफ में बच्चों के साथ खेल लें, ग्राउंड में खेल ले, बाहर खेल ले। क्योंकि 10वां के बाद हर किसी के हाथ में फोन आ जाता है। तो फिर वो जितना चाहे फोन चलाए। और मैं बताऊं 6 to 10th वही वाली बात है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उस समय पे बच्चा मैच्योर भी होने लगता है और ये मैच्योर भी रहता है। तो जितना सोशल मीडिया से दूर रखें या लिमिटेड सोशल मीडिया में रखें, वो बच्चों को सफलता करने की संभावना ज्यादा होगा। और वे बच्चे जो 10वां क्लास से ज्यादा में हैं या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें गार्जियंस कैसे सपोर्ट करें, उनमें बच्चों पे कम प्रेशर देके सपोर्ट करें। बच्चों को कभी ये महसूस न होने दें कि उनके बच्चे का सफलता ना होने के कारण उन पे बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन तब है कि उन्हें समय दसमर सलाह देते रहे या बताते रहे कि अब समय आ गया है जब वो और मेहनत करें, अपने भीतर और परिवर्तित करें, अपने अंदर चेंजिंग लाए, थॉट्स में चेंजिंग लाए, प्रोसेस में चेंजिंग लाए और थोड़ा जल्दी सफल करने का जिद बनाए। जब तक बच्चे जिद नहीं बनाएंगे, खास करके आज के डेट्स में, क्योंकि
8 मिनट स्क्रीन टाइमिंग है किताब का आज के डेट में, आप समझे मनीष जी, कि मात्र कोई भी बच्चा अगर किताब लेके पढ़ने बैठता है तो वो लगातार सिर्फ 8 मिनट बैठ रहा है जी, एक स्टडी के मुताबिक। समझे, तो ये स्क्रीन टाइमिंग कम है किताब के प्रति, तो ये तो सही संदेश नहीं है। तो सीनियर्स बच्चों को प्रेशर क्रिएट न करें, और प्रेशर ना क्रिएट करने का ये रीजन ना हो कि भाई वो एकदम ढीला पड़ जाए और फिर तैयारी नहीं करे जी। रेलवे चालक का एक दिन कैसे स्टार्ट होता है और कैसे खत्म होता है? मनीष जी, मैं लोको पायलट का ड्यूटी के बारे में बताऊं तो वो तो लगभग सभी लोग जानते हैं आज के भारतीय रेल के स्थितियों के बारे में, और भारतीय रेल के चालक के बारे में तो विशेषकर सभी लोग जानते हैं कि उनका ड्यूटी कैसे होता है। हमारा ड्यूटी तो आउट ऑफ टाइम होता ही है, आउट ऑफ शेड्यूल तो होता ही है, पर सेवा है तो वो तो देना ही होगा, किसी को देना ही होगा। तो अच्छा अनुभव रहा है रेल में अपना। हमारा लॉबी से 2 घंटे पहले कॉल आते हैं, अच्छा, और उसमें अपडेट किया जाता है हमको कि आपको इस गाड़ी को लेके जाना है, और ये ट्रेन नंबर है आपकी और ये लोको नंबर है, और उस हिसाब से हम लोग 2 घंटे पहले अपने खाने वाने टिफिन विफिन और फिर सफर के कपड़े वपड़े लेकर ड्यूटी पे निकल जाते हैं। और वही तकरीबन 9 घंटे 10 घंटे का ड्यूटी होता है। हम लोग को या तो डेस्टिनेशन पे गाड़ी पहुंचानी है, अथवा ये वो गाड़ी नहीं पहुंची और हम लोगों का 10 घंटे 11 घंटे हो गए, तो फिर हम लोगों का वहीं पे रिलीफ होता है, और वहां से नजदीकी जो लॉबी है हम लोग वहां जाते हैं। फिर वहां से वापस हम लोग अपने हेडक्वार्टर को गाड़ी लेके आते हैं, और फिर हेडक्वार्टर में हम लोग 16 घंटे का रेस्ट मिलता है, और वो रोस्टर चार्ज के तहत हम लोग अपडेट होते रहते हैं कि हम ये अप डाउन जो होता है वो 9 घंटे में पूरा करना पड़ता है। नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं होता है 9 घंटे में पूरा करने का। अच्छा, क्योंकि मिनिमम हम लोगों का 9 घंटे का ड्यूटी है, पर कभी कभी गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती है, या तो अकॉर्डिंग टू वेदर या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या आगे की क्या स्थिति है, तो वो 12-14 घंटे भी होते हैं। और पहुंची तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रेल हम लोगों की रिलीफ की तैयारी कर देती है, और हम लोग को फिर नियरेस्ट का जो लॉबी होता है वहां भेज देता है। अच्छा, इस तरीके से आपका ड्यूटी चलता है। हाँ, एक दिन का ये एक ड्यूटी ऐसे होता है। अच्छा। और फिर दूसरे दिन जहाँ गए हैं 8 घंटे, अगले 8 घंटे के रेस्ट के बाद रिटर्निंग मेरे हेडक्वार्टर की जो गाड़ी होगी वो वापस वहां से मिलेगा, और मैं वापस लेके आता हूँ। वही 8-9 घंटे 10 घंटे की जर्नी होती है, और उसके बाद फिर हेडक्वार्टर में कम से कम 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। अच्छा, या तो फिर रोस्टर के हिसाब से अगर और भी बच्चे मेरे पहले वाले हैं तो फिर उनका लगेगा 16 घंटे के बाद फिर मेरा लगेगा। अच्छा अंकल जी, एक सवाल और है कि यात्रियों को लेकर रेलवे कितना सख्त है? यात्रियों के लेकर रेलवे की अगर बात की जाए तो रेलवे बहुत सख्त है। उनकी सुविधा, उनकी यात्रा और सुविधापूर्ण यात्रा के लिए बहुत रेलवे सख्त है। बिकॉज ऐसी टेक्नोलॉजी जब इंडियन रेलवे में आ रही है, ऐसी सुविधाएं आ रही है, ऐसे नए बोगीज लॉन्च हो रही है जो 0 वाइब्रेशन पे यात्री को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और जर्नी की मैं बात करूं तो एज ए लोको पायलट मैं बताऊं कि भारतीय रेलवे में कवच जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ही है वो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। एज ए लोको पायलट मैं बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले उसका ट्रेनिंग करके आया हूँ। अच्छा, तो एक लोको पायलट के ऊपर जितना जिम्मेवारी, जितना दबाव होता है, एक कवच अगर सफलतापूर्वक अगर काम करता है तो एक लोको पायलट के ऊपर से बहुत बड़ी जिम्मेवारी कम होती है। अच्छा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कवच के भरोसे इंडियन रेलवे चला जा सके। चालक की तो जरूरत है ही। कवच रेलवे लोको पायलट को आने वाले सिग्नल्स के बारे में अब उसके इंजन में बताने लगा है। अच्छा। पहले बारिश, कोहरे, ऐसे मौसम में विशेषकर विजिबिलिटी नहीं होती थी। तो एक लोको पायलट को देखने बहुत मशक्कत है, उसके सिग्नल के स्पेक्ट ही नहीं पता था। कारण गाड़ियां धीरे हो जाती थी। कवच के आने से अब हमारे इंजन में ही आने वाले समय में लोको जो सिग्नल्स आने वाले हैं उसका डिस्टेंस, उसका लोकेशन, उसका स्पेक्ट सब बताने लगा है, बताने लगेगा। अभी तो भारतीय रेलवे में वो खैर कहीं कहीं चालू हुआ है, कहीं कहीं भी पूरे भारतीय रेलवे में एक जगह चालू नहीं हुआ है, संपूर्ण भारतीय रेलवे में, लेकिन कहीं कहीं चालू हो गया है। तो ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है। तो यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे का ये कवच और फिर 0 वाइब्रेशन पे यात्री को सफर करवाने का सोच मतलब बहुत बेहतरीन है। भारतीय रेलवे हमेशा सेवा में तत्पर है, तैयार है यात्रियों के लिए। और आप भी कहीं ना कहीं रहते हैं। जी, अच्छा लगता है लोगों को, कम से कम इसी बहाने सेवा दे रहा हूँ। अच्छा अंकल जी, आप भारतीय रेलवे में चालक के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप मानसिक तनाव कैसे झेलते हैं? मनीष जी, मैं मानसिक तनाव का बात करूँ तो एक लोको पायलट का ड्यूटी तो खैर स्टैंडर्ड टफ है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रेशर भी बहुत रहता है, या तो पीछे पैसेंजर्स का प्रेशर हो, उनके जान जिम्मेवारी का प्रेशर हो, या तो आप गुड्स चला रहे हो तो करोड़ों के जानमाल का संपत्ति का प्रेशर हो, और सफलतापूर्वक उसको पहुंचाना भी, वो 3 इंच की पटरियों पर जिंदगियों को ले जाना भी अपने आप में
बहुत बड़ा बात है मनीष जी, बात है। पर मैं बताऊं एक लोको पायलट के तौर पे मैं सबसे पहले जब इंजन में जाता हूँ, हाँ, तो मेरे साथ मेरा सहायक होता है। हाँ। सबसे पहला प्रयास में रहता हूँ लोको चेक वेक करने के दरमियान ही हाँ, इंजन में सहायक से इस कदर बातें विचार कर लूं कि उसे लाइट फील करवाऊं, लाइट फील करवाऊं, काफी हाँ। कंफर्ट फील करवाऊं, या तो उसके बारे में बातें करके अपने बारे में बता के और उसके बाद का सफर स्टार्ट करते हैं, ताकि इससे उसको ही पता चले कि भाई हम भी जॉली मूड में हैं, हाँ। और वो भी किसी प्रेशर में महसूस न करे कि नए लोको पायलट के साथ ड्यूटी लगा है, हाँ। तो वो किस मिजाज का है। हाँ। तो ऐसे कर हम लोग दबाव को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, पर कभी कभी सिचुएशंस वैसे आते हैं, हाँ। जिंदगी है, सफर है, तो वो आता ही है, हाँ, कि सामने तनाव वाली बातें आ जाए, तो फिर उसमें भी आपस में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना तनाव कम किया जा सके। हाँ। बाकी सब ऊपर वाले का मर्जी है, सफर चलता रहेगा। अंतिम सवाल बता दीजिए कि ट्रेन चलाते समय सबसे डरावना पल कौन सा रहा आपका? मनीष जी, मैं ड्राइविंग कैरियर में डरावने पल का बात करूं तो मैं आपको एक इंसिडेंट को याद दिलाऊंगा। उस समय पे 2817 झारखंड स्वर्ण जयंती बोलकर गोमो से एक मुगलसराय जाया करती थी। हाँ। वो शाम के समय मुगलसराय में थी, 18 बजे के आसपास में है, उसको लेकर मैं आ रहा था। अच्छा। और ठीक उसी वक्त पे इधर से गया से खुलती है इंटरसिटी एक्सप्रेस। हाँ। तो गझंडी बोल के एक स्टेशन है मनीष जी, मैं बताऊं आपको। हाँ। वो काफी भारतीय रेल का सबसे अपग्रेडियंट भारतीय रेलवे का सबसे ज्यादा अपग्रेडियंट वाला सेक्शन है, सबसे मैक्सिमम चढ़ाई वहीं पे है। अच्छा, अच्छा। इंडियन रेलवे में। हाँ। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसी सेक्शन में काम करता हूँ। हाँ। तो इधर से इंटरसिटी गझंडी में रुकी थी और एक 45-50 साल के बंदे ट्रैक से उधर पार कर रहे थे। उसी वक्त मैं उधर से गाड़ी मेरी 130 में चली आ रही है मनीष जी, मैं आपको बताऊं। हाँ। और लाइट साइड से मैंने देखा उसे, उस बंदे का एक चप्पल छूट गया। अच्छा। एक चप्पल पटरी पे रह गया और वो बंदा पार कर गया, वापस उस चप्पल को लेने आया। हाँ। और मेरी गाड़ी 130 में थी, फिर वो सामने से ऐसे दिखा, पर फिर उसके बाद मैंने उसे हिट एंड रन एंड हिट किया। हाँ। और वो फिर मर गया। पर वो पल बहुत डरावना था कि एक चप्पल के लिए कोई क्यों जान दे सकता है भाई। अच्छा, जान अच्छा। तो बचा लो पहले। हाँ, हाँ। तो ये मेरे इंडियन रेलवे के कैरियर का सबसे डरावना पल का एहसास रहा है मनीष जी। अच्छा अंकल जी, जहां तक मुझे गांव से फीडबैक मिला है कि आपको आपकी जो है खेल में बहुत रुचि रही है, और जो लड़के चाहते हैं कि खेल के साथ साथ सफल हो, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? ये अच्छा सवाल है मनीष जी। हाँ। जहाँ तक रुचि खेल की बात रही है तो मैं बचपन से रेडियो का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ। अच्छा। और उस समय पे रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री आया करती थी। हाँ। तो मैं तकरीबन मैं बताऊँ मनीष जी 4 या 5 साल का होऊंगा मैक्सिमम। हाँ। तब से मुझे फिर वहाँ से कमेंट्री से क्रिकेट में रुचि लगी। हाँ। उस वक्त पे गांव में पेपर के अलावा कोई भी मीडिया का कोई जरिया नहीं था। बहुत ही अच्छा। कम लोगों में टीवी हुआ करते थे घरों में। हाँ। उसमें से मेरा घर था जहाँ टीवी था, मेरे पैदा होने से पहले से। अच्छा, अच्छा। तो मैं अक्सर पेपर पढ़ा करता था, वहाँ से खेल के बारे में जानता था। हाँ। और कमेंट्री सुनता था, वहाँ से जानता था। तो क्रिकेट के प्रति वहाँ से रुचि लगा। अच्छा। और फिर मेरे बड़े भैया, जब से मैं होश संभाला तब से वो स्वयं क्रिकेट खेल रहे होते। हाँ, हाँ। तो उनके साथ साथ जाने का, और फिर मेरे और भी बड़े भैया, चाहे विवेक भैया रहे हो, चाहे हाँ। गाँव के भैया रहे हो, हाँ। तो खेलने का वहाँ से मोटिवेशन रहा। अच्छा। लेकिन मैं बताऊं, खेल और पढ़ाई को मैं जब रेलवे में नहीं था मनीष जी, हाँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी वक्त से मेरा ये सोच रहा हाँ। कि खेल और पढ़ाई को रेलवे की 2 पटरी की तरह मैं लेने लगा। अच्छा। एक पटरी पे मेरा खेल चलता था। अच्छा। और दूसरे पटरी पे मेरा पढ़ाई चलता था। और वो दोनों कभी भारतीय रेल की पटरी की तरह मिले ही नहीं। हाँ। तो खेल मेरे अपने कैरियर के साथ चलते रहा। हाँ। और पढ़ाई अपने साथ अपने कैरियर के साथ चलते रहा। तो समय दर समय मैं बहुत लंबे समय तक खेला भी हूँ। हाँ। और पढ़ाई आप तो जानते ही हैं। हाँ। कि वो भी मेरे हिसाब से बेहतर ही रहा है। बेहतर रहा है। आज के बच्चों को मैं बताऊं, खेलने के साथ साथ पढ़ने का जरिया खेलते हैं, अच्छी बात है। हाँ। और खेलते हैं, सही बात है, पर उसके अलावे के समय है वो मोबाइल पे खेल लेते हैं। हाँ। तो भाई पूरे समय तो खेल ही रहे हो, तो पढ़ कब रहे हो? हाँ। और फिर पढ़ने का एक बहाना मोबाइल, की मोबाइले से पढ़ रहे हैं। तो वो तो होने से रहा। हर 5 मिनट पे तो इंस्टाग्राम निकलेगा। तो जब तक आप किताब से नहीं पढ़ेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। तो आज के बच्चे सबसे बड़ी चूक है, खेल तो रहे हैं, पूरे तन मन से खेल रहे हैं, भाई धन भी लगा दे रहे हैं कहीं कहीं। हाँ। अच्छी बात है। हाँ। पर पढ़ने में वो कंसंट्रेशन और वो सीरियसनेस नहीं है। अच्छा। तो जब एक पटरी पे गाड़ी पीछे रह जाएगी तो चक्का बढ़ेगा कैसे? हाँ, हाँ। तो जो खेल रहे हैं बस खेल ही रहे हैं। हाँ। या जो पढ़ रहे हैं वो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे भी खेल नहीं रहे इसलिए स्ट्रेस ले रहे हैं। हाँ। उनको भी मैं कहूंगा कि आप खेलो भाई, आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पर स्ट्रेस कम करने के लिए पढ़ो। खेलने वाले बच्चों को भाई तुम तो पढ़ो, पहले पढ़ो, खेलो बाद में। हाँ। लेकिन खेलो भी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गाँव में भाई मनीष भाई, मैं क्या बताऊँ, बहुत बचपन से खेल रहा हूँ। हाँ। और अब तक खेल रहा हूँ, पर किसी को आपत्ति नहीं है इस चीज से। थैंक यू अंकल जी। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ और कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, और अभी मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। तो आप मुझे क्या सलाह देना चाहते हैं?
मनीष जी, मैं आप जैसे यूथ के लिए, यूथ तो खैर मैं भी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। और आप जैसे यूथ के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि कंटेंट क्रिएशन बुरा पेशा नहीं है। हाँ। आज भारत सरकार बतौर सोशल मीडिया के लिए एक मंत्रालय ला रही है। मंत्रालय ला रही है, तो कंटेंट क्रिएशन बुरी बात नहीं है, बस आपको हार नहीं मानना पड़ेगा। हाँ। और भाई कोई भी परिवर्तन शुरू में क्रिटिसिज्म झेलता है भाई, बुराई सुनना ही पड़ता है। हाँ। बस आपको उससे हट के आपको अपने पॉजिटिव्स पे ध्यान देना है। आप जितना सीख सके अभी सीखे। हाँ। अभी आप बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएटर अपने आप को मानने को ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। अभी आप जितना सीख सके, जितने अपनों के ही, अपने आप को ही जितना इंट्रोडक्शन ले सके लीजिए, सीखेंगे। तब यहाँ से जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे फिर वहाँ सीखने को मिलेगा। हाँ। साथ ही साथ आप अपने प्रोफेशंस में भी ध्यान देते रहें, जहाँ जिसमें आपको करियर, अगर यही आपका प्रोफेशंस है, हाँ। तो फिर इस फील्ड में आपको 100% आपको समय देना होगा, इसके प्रति आपको समर्पित होना होगा। जी। आज के बच्चे जो सफल नहीं हो रहे सिर्फ वो ना पढ़ने की वजह से सफल इसलिए हो रहे क्योंकि वो समर्पित नहीं है। समर्पित नहीं। अगर ये आपका प्रोफेशंस है तो इसके लिए तो आपको समर्पित होना होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है भाई। आप समझिए कि हम लोग जिस गांव से आते हैं जी, सोशल मीडिया कितने साल दूर, हाँ। वहाँ का बच्चा, उस गांव का बच्चा अगर सोशल मीडिया जो आज दिल्ली का बंदा कर रहा है, हाँ। वो यहाँ कोशिश कर रहा है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकता है। हाँ। तब किसको अप्रिशिएट करने का जरूरत है। सिर्फ दिल्ली का बंदा ही क्यों कंटेंट क्रिएटर बनेगा? हाँ। मेरे यहाँ का बच्चा क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बन सकता है। बस सही लगन से मेहनत का जरूरत है और हाँ। समर्पण का जरूरत है। समर्पण का जरूरत। जी मनीष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मनीष जी के पॉडकास्ट चैनल पे आके। हाँ। इनके चैनल को लाइव एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके मोहल्ले, आपके गांव के बच्चे हैं। हम आप मिलकर अगर इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये कॉन्फिडेंस यहीं से लूज होता है। हाँ। क्योंकि अपने गांव में, अपने जगह, अपने शहर में लोग नाम नहीं बनाएगा तो बाहर क्या नाम बनाएगा। इसलिए इनके चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइव जरूर करें। हाँ। और बस इनके साथ प्यार बनाए रहें। थैंक यू मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद।